हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। ऐसा कौन सा रूलर था, राजा था, जिसने अपनी जो कैपिटल है, अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। तो इसका आंसर है अनंगपाल ऑफ तोमर राजपूत्स फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। तो जो अनंगपाल थे, पाल डायनेस्टी के जो तोमर राजपूत थे, अनंगपाल थे, तोमर राजपूत थे, उन्होंने अपनी जो कैपिटल है पहली बार बनाई थी दिल्ली में। मतलब वो एक पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। जो दिल्ली सुल्तान्स थे तब जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, मतलब जो राज्य था उसका जो कामकाज किया जाता था वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में किया जाता था। तो वो लोग सब लोग कहाँ से आए थे, पर्शियन रीजन से आए हुए थे, अरब लोग थे काफ़ी सारे, उनमें से पर्शिया के थे। तो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। पर्शिया का नाम अब ईरान है। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज रेन, REIGN होना चाहिए था, ये आई पहले आना चाहिए था जी के। इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में सल्तनत जो थी वो किसके रेन में, किसके राज में फैली थी। तो द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके रेन में सबसे ज़्यादा फैलाव हो गया था जो है उनकी सल्तनत का, उनके राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। कौन से देश से इब्न बतूता इंडिया में आया था। तो इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, मोरक्को से आया था। मोरक्को इस टाइम मतलब अफ्रीका में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड। तो सर्कल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के लिए अगर न्याय करना था तो जो मिलिट्री के कमांडर थे, जो मिलिट्री के सबसे बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके लिए क्यों ज़रूरी हुआ करता था कि जो पीजेंट्स हैं, मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को, कि उनके लिए सब अच्छा हो, ये सारी बात दिमाग में रखना क्यों ज़रूरी था। तो इसका आंसर है इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड। ये ज़रूरी था मिलिट्री कमांडर्स के लिए, जो पीजेंट थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनका इंटरेस्ट, उनका भला अपने दिमाग में रखना ऐसा क्यों ज़रूरी था। बिकॉज द सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पीजेंट्स कुड पे द रेवेन्यू ओनली व्हेन दे वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। तो भाई इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनको जो सैलरी दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी। जो पीजेंट्स थे, कृषक थे, वो जो रेवेन्यू देते थे, जो कर देते थे, उसी से सोल्जर्स की सैलरी जो है वो दी जाती थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि जो पीजेंट्स हैं वो लोग भी खुश रहें। हेंस द मिलिट्री कमांडर्स प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो इसलिए वो कोशिश करते थे कि जस्टिस रहे, सबका भला रहे, और ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्ची गवर्नेंस की जाए, सच्ची तरीके से राज किया जाए उन लोगों पर, पीजेंट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। तो इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर की चीज़ होती है, अंदर की तरफ का। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ। फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे कि हमारे देश के जो फ्रंटियर्स हैं वो वहाँ तक हैं जहाँ तक हमारा देश है। हमारे देश के फ्रंटियर्स के बाहर दूसरे देश आ जाते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्री। तो हमें बताना है कि इंटरनल फ्रंटियर का क्या मतलब होता है और एक्सटर्नल फ्रंटियर का क्या मतलब होता है अगर हम सल्तनत की बात करें तो इसका आंसर है इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। तो देखिए, हिंटरलैंड का मतलब होता है जैसे कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का अंदर वाला भाग होता है हिंटरलैंड। गैरिसन टाउन का मतलब होता है ऐसी जगह
टाउन का मतलब शहर हो गया, गैरिसन टाउन का मतलब होता है जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं। तो इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। तो जो गैरिसन टाउन था उसका अंदर वाला भाग कहलाता था इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत की। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab and hunter-gatherer and pastoral expelled from their habitat। और कैंपेन चलाए जाते थे जब ये लोग दूसरे राज्यों से लड़ाई करने के लिए जाया करते थे। तो इसमें क्या किया जाता था, जो फॉरेस्ट हैं, जंगलों को काट दिया जाता था। यमुना, गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है, दो का मतलब होता है टू, आब का मतलब होता है पानी। दो आब का मतलब हुआ जहाँ दो तरीके का पानी, मतलब दो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, यानी कि गंगा और यमुना जिस एरिया में आकर के मिलती थी वहाँ का जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको काट दिया गया। हंटर एंड गैदरर, पेस्टोरल्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटाट। हंटर का मतलब होता है जो हंटिंग करता है, शिकार करता है। गैदरर का मतलब होता है जो इकट्ठा करता है। तो हंटर गैदरर हो गए जो शिकार करने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं, वो लोग जो लोग जंगली लोग, मतलब जो कबीलों में रहते थे या फिर जंगलों में रहते थे। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो चरवाहे होते हैं, जो अपनी गाय भैंस को चराया करते हैं, उनको पेस्टोरलिस्ट कहा जाता था। उनको क्या किया, इन लोगों ने जंगलों की कटाई करी, उन लोगों को हराया और जंगलों से बाहर निकाल दिया। एक्सपेल्ड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, फ्रॉम देयर हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है जिस जगह आप रहते हैं वो आपका हैबिटाट होता है। तो हंटर गैदरर्स और पेस्टोरलिस्ट को उनके हैबिटाट से, उनके घर से, के मतलब जंगलों से बाहर निकाल दिया गया। तो ये क्या था, इंटरनल फ्रंटियर बन गया था इन लोगों का, दिल्ली सल्तनत का, जहाँ जहाँ वो जीतते गए जो जो जगह। और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या थे, द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मतलब जो उनके राज्य की बाहरी सीमा, बाहर वाला इलाका। एक्सटर्नल फ्रंटियर्स रेफर टू द अनकॉन्कर्ड टेरिटरीज स्पेशली इन द सदर्न पार्ट। अनकॉन्कर्ड, देखिए कॉन्कर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जीत लेना, अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है जो चीज़ जीती ना गई हो। तो सॉरी, तो अनकॉन्कर्ड टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है एक एरिया, राज्य आप कह सकते हैं। तो ऐसी जगह है जो जीती नहीं गई थी, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन, सॉरी, सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए हमारे देश को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि एक कॉन्टिनेंट ऐसा एरिया होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और बाकी दूसरी जगहों से कटा हुआ होता है। हमारा देश अगर पहले की हम बात करें तो पहले इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काफ़ी बड़ा रीजन आया करता था। तो और इसको काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ सा था ये, जैसे कि तीन तरफ तो समुद्र है, हमारे देश के ओशन है, और एक तरफ थे हिमालयाज़। तो अपने आप में एक छोटा कॉन्टिनेंट था, इसलिए इंडिया को पहले सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो जो सदर्न पार्ट था, जो साउथ वाला एरिया था, वो वाली जो टेरिटरी थी वो दिल्ली सल्तनत से कवर जीती नहीं गई थी, तो उसको कहा जाता था एक्सटर्नल फ्रंटियर, जिसमें मिलिट्री एक्सपेडिशन, मतलब मिलिट्री वाले आर्मी के लोग, उनकी आर्मी के, राजाओं की आर्मी के लोग जाया करते थे कैंपेन करने के लिए। फिर सदर्न में कब जाने लगा, तो इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड एंडेड विद द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो जो सदर्न एक्सपीडिशन थे वो स्टार्ट हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के साथ और ख़त्म हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो देखिए ये वाला जो आंसर था वो तो छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, बट बड़ा हो गया क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती तो इसको समझना, आपके लिए समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, व्हाट डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान। तो ऐसे कौन से स्टेप लिए गए ताकि जो मुक्तीज थे वो अपने काम, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करते रहें। आपको क्या लगता है कि जो मुक्ति हैं वो सुल्तान का ऑर्डर डिफाई करना, मतलब ना मानने वाली बात क्यों आ जाती थी। तो इसका आंसर है खिलजी एंड तुगलक मोनार्क्स, मोनार्क का मतलब होता है राजा। खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स as governors of their territories of varying sizes. These lands were called इक्ता and their holder were called इक्तादार और मुक्ति। तो देखिए तुगलक और खिलजी जो राजा थे, मोनार्क थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया था, मतलब जो मिलिट्री के हाईएस्ट ऑफिशियल हुए थे उनको अपॉइंट किया था अपनी बहुत सारी
जो एरिया था उसमें गवर्न करने के लिए, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए। और अलग अलग टेरिटरी होती थी कि कोई राज्य, जैसे हमारे देश में है अलग अलग राज्य हैं, ऐसे ही पहले राजाओं की टेरिटरी हुआ करती थी, तो वो अलग अलग साइज़ की हुआ करती थी। ये जो लैंड होता था, जो ज़मीन होती थी, उसको इक्ता बोलते थे। और जो इस ज़मीन को होल्ड करता था, मतलब जो इस पर अपना अधिकार रखता था, उसको इक्तादार या फिर मुक्ति बोला करते थे। तो मुक्तीज़ वर टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो मुक्तीज़ का काम होता था मिलिट्री कैंपेन्स करना, मतलब जो जगह जीतनी है वहाँ पर जाकर के लड़ाई वगैरह करना, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई जो अनुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि सब कुछ व्यवस्था में रहे, ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, चोरी वगैरह ना हो, तो ये होता है मेंटेन करना, लॉ, कानून और व्यवस्था सही बनाए रखना। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर उनको करना पड़ता था। In exchange for their military services, the Muktis collected revenue for paying salaries to their soldiers. और जो मिलिट्री सर्विस वो किया करते थे, उसके बदले में जो मुक्तीज़ हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कर कलेक्ट करते थे उस एरिया में से जहाँ पर जो उनको असाइन किए जाते थे, और उस जो कर इकट्ठा होता था उससे सोल्जर्स को सैलरी वो पे करते थे। ये वाला हो गया। फिर देख, मगर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी वो काफ़ी हार्श थी, जो इम्पोज की जाती थी मुक्तीज़ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉ वगैरह उन पर लगा दिए जाते थे। और अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज़। और अकाउंटेंट भी रखे जाते थे जो ये हैं राजाओं के द्वारा, कि जो मुक्ति काम कर रहे हैं वो सही तरीके से भाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चेक जो है रखे जाते थे, कि हार्श कंडीशन हुआ करती थी उनके वर्क की, अकाउंटेंट रखा जाता था कि भाई मुक्ति कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, ये सब देखा जाता था जो मोनार्क्स थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत। तो मंगोल जो था एरिया था, मतलब इस टाइम एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अटैक किया करते थे बहुत दूसरे जगह, काफ़ी सारे देशों में। तो इंडिया पे भी उन्होंने अटैक किया था। तो मंगोल्स का जो अटैक था, इन्वेजन था, उसका दिल्ली सल्तनत पर क्या असर पड़ा था। तो इसका आंसर है, दिल्ली सल्तनत मोबिलाइज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, इट पोज्ड अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो भाई उनसे बचने के लिए, मंगोल्स के इन्वेजन से बचने के लिए बहुत बड़ी आर्मी उन्हें रखनी पड़ी थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत हो गई थी, इतनी बड़ी आर्मी को खिलाएंगे कैसे, पैसा कैसे देंगे, वो सारी दिक्कतें हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन एट सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक गैरिसन टाउन बना दिया, कि मतलब यहाँ पे सोल्जर्स रहेंगे, उनके हथियार रहेंगे, पूरी व्यवस्था कर दी। एक दिल्ली की ही एक एरिया है सिरी नाम की, सोल्जर्स के रहने के लिए। और क्या किया गया, ही इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन लैंड टू फीड आर्मी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ पीजेंट्स ईल्ड प्रोड्यूस। और उसने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह भी लगाए, ताकि जो है इन्वेजन से बचने के लिए सोल्जर्स रखे जा सकें, उसको पे करने के लिए काफ़ी हाई टैक्सेस लगाए गए। मोहम्मद तुगलक shifted people of Delhi to Daulatabad in south and thus कन्वर्टेड दिल्ली इंटू अ गैरिसन टाउन। और उसने क्या किया, जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे उनको दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, जो दिल्ली के साउथ में पड़ता है। और ऐसे उन्होंने दिल्ली को एक गैरिसन टाउन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जहाँ पे पूरा आर्मी रिलेटेड चीज़ें रहें, इस तरीके के टाउन में कन्वर्ट कर दिया गया मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और ये सब क्यों किया गया, जो मंगोल इन्वेजन का जो डर था उसको मंगोल इन्वेजन से दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की गई थी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।